चलिए। ओके ओके दीप्ति। ठीक। हाँ ठीक है डिम्पल, बिल्कुल हम इसको कंसीडर करेंगे अभी, लेकिन थोड़ा सा चलने दीजिए। हाँ इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि हम नहीं बढ़ा सकते टाइमिंग को, क्योंकि ऑलरेडी बहुत बर्डन है। कोई बात नहीं। नहीं, मैं इसकी कुछ भी नहीं करूँगा। चले तो शुरू करते हैं क्लास को, स्टार्ट करते हैं क्लास के लिए। अब दोस्तों, कल की क्लास में हमने कुछ बेसिक बातों की चर्चा कर ली थी। एक तो कल हमने आंसर राइटिंग की बात की थी, जो भी प्रश्न हमने आपको लिखने के लिए दिए थे तो आपने उनको अटेम्प्ट किया था और हमने उनके मॉडल आंसर आपको बताए थे। फिर दूसरे पॉइंट पर हमने ये देखा था कि आखिर बंगाल इतना महत्वपूर्ण क्यों है, और कल हमने बंगाल के बारे में कुछ बेसिक बातें समझ ली कि बंगाल के अंतर्गत मुख्य रूप से बिहार, उड़ीसा और बांग्लादेश, पश्चिम बंगाल यह क्षेत्र आता था, और ये मुगलों के अंतर्गत एक प्रांत था। हमने ये भी जाना कि एशिया में जितनी भी चीजों का व्यापार ब्रिटिश लोग करते थे, उसका लगभग 60% हिस्सा बंगाल से आता था, क्योंकि वहाँ की जमीन बहुत उपजाऊ थी, वहाँ नदियों की उपलब्धता है, डेल्टा वाला क्षेत्र है। दूसरी बात, बंदरगाह है, बंगाल की खाड़ी से जुड़ा हुआ है, तो ये भी उसको बहुत लाभ मिलता है, बहुत फायदा मिलता है। तो इन सब चीजों की वजह से हमें देखने के लिए मिला कि निश्चित तौर पे जो बंगाल है वो एक बहुत ही महत्वपूर्ण प्रांत था, वो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रोविंस था। और जब अंग्रेजों को प्लासी के युद्ध के बाद बंगाल मिल गया, तो उनकी वित्तीय समस्याएं बहुत हद तक हल हो गई। उनके जो फाइनेंशियल प्रॉब्लम थे उनका बहुत हद तक उन्हें समाधान मिल गया। ठीक है, अब हमें आज बातों की चर्चा करनी है। बंगाल के नवाब कौन थे, उन्होंने क्या क्या किया। अब ये जो टॉपिक मैं आपको पढ़ाऊंगा बंगाल के नवाब, ये प्रीलिम्स के लिए रहेगा। मुख्य परीक्षा का टॉपिक जो इसमें दो आएंगे, एक आएगा बक्सर, एक आएगा प्लासी, और एक आएगा रॉबर्ट क्लाइव का मूल्यांकन। बाकी टॉपिक जो अब हम पढ़ने वाले हैं ये सब प्रीलिम्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, प्रारंभिक परीक्षा में यहाँ से सवाल पूछे जाते हैं। तो आज हम बंगाल के प्रशासन का अध्ययन करेंगे, फिर हम बंगाल के बारे में जानेंगे नवाब, उसके बाद हम चर्चा करेंगे प्लासी के युद्ध की। चलिए तो क्लास को शुरू करते हैं। कल पहला पॉइंट हमने पढ़ लिया था, बंगाल का सामान्य परिचय। तो अब दूसरी हेडिंग लगाएंगे आप लोग। सेकंड जो हेडिंग है, दूसरी, बंगाल का प्रशासन, एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ बंगाल, या इसी को हम पृष्ठभूमि भी कह सकते हैं, बंगाल की पृष्ठभूमि, बैकग्राउंड ऑफ बंगाल। तो देखें, इसको साथ ही साथ में लिखते जाइए, क्योंकि अभी जो जैसा मैंने कहा कि दो तीन जो टॉपिक है वो प्रीलिम्स के लिए है, तो आप मेरे साथ ही टॉपिक को लिखते जाएंगे। ठीक है, एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ बंगाल। तो हम ऑलरेडी ये बात जान चुके हैं दोस्तों कि जो बंगाल है, बंगाल वह एक मुगल प्रांत था। बोलो यस और नो, हम ये बात जान चुके हैं कि नहीं जान चुके हैं कि सर बंगाल एक मुगल प्रांत था। बंगाल वॉज बेसिकली अ मुगल प्रोविंस, है ना, बंगाल वॉज बेसिकली अ मुगल प्रोविंस। और बंगाल के अंतर्गत क्या क्या आता था, तो बंगाल के अंतर्गत सर उड़ीसा, वर्तमान में जो है बिहार, पश्चिम बंगाल, वेस्ट बंगाल, और वर्तमान का बांग्लादेश, वर्तमान का बांग्लादेश, ये सब किसके अंतर्गत आते थे, बंगाल के अंतर्गत आते थे। तो देखिए ये एक मुगल प्रांत है, तो हमें अब ये समझना होगा कि जब औरंगजेब जब औरंगजेब मुगल बादशाह था, जब औरंगजेब मुगल बादशाह था, तो यहाँ का प्रशासन कैसे चल रहा था, तो यहाँ का जो एडमिनिस्ट्रेशन है वो कैसे काम कर रहा था। तो होता यह था दोस्तों कि बंगाल में या किसी भी प्रांत में दो पोस्ट होती थी। जो भी मुगल प्रांत है, कोई भी मुगल प्रांत, तो उसमें दो पोस्ट होती थी। ठीक है, एक पोस्ट होती थी सूबेदार की, सूबेदार की, और
इंग्लिश में भी सूबेदार कहेंगे, और दूसरी पोस्ट होती थी दीवान की। अब इसको कुछ ऐसे समझ लो आप लोग कि सूबेदार यहाँ का मुख्यमंत्री हो जाएगा, और जो दीवान है वो एक प्रकार से यहाँ का डेप्यूटी सीएम हो जाएगा, जो रेवेन्यू की जानकारी रखता है। और साथ ही साथ में जब कभी भी सूबेदार बाहर जाता था तो दीवान ही उसकी जगह प्रशासन संभालता था। आर वी क्लियर विद दिस? मैंने आपको बहुत सिंपल बात समझाई कि जितने भी मुगल प्रांत थे उसमें दो पद बड़े इंपॉर्टेंट थे, उसमें दो पोस्ट बड़ी इंपॉर्टेंट थी। एक पोस्ट थी सूबेदार की और दूसरी पोस्ट थी दीवान की। अब दोस्तों, जो सूबेदार है उसे एक प्रकार से हम मुख्यमंत्री कह सकते हैं, और जो दीवान है उसे एक प्रकार से हम डेप्यूटी सीएम कह सकते हैं। तो जब औरंगजेब शासन कर रहा था तो उस समय बंगाल का सूबेदार जो था वो अजी मुशान था। कौन था दोस्तों? वो अजी मुशान था। यहां से सवाल बनते हैं प्रीलिम्स में। वो अजी मुशान था। और बंगाल का जो दीवान है वो इस समय मुर्शीद कुली खान था। मुर्शीद कुली खान। अब मुझे 2-3 बार इनका नाम लिखना है, इसलिए मैं MKK लिख दूंगा, तो समझ जाना आप लोग। मुर्शीद कुली खान। तो जब औरंगजेब का शासन चल रहा है उस समय बंगाल का सूबेदार अजी मुशान है और बंगाल का दीवान मुर्शीद कुली खान है। लेकिन इसमें एक बड़ी इंटरेस्टिंग बात है। इंटरेस्टिंग बात यह है कि जो अजी मुशान है वो बड़ा क्लोज है औरंगजेब के, और जो भी व्यक्ति बादशाह के बहुत क्लोज होगा तो उसे आगरा या दिल्ली में ज्यादा समय बिताना पड़ेगा, उसे राजधानी में ज्यादा समय बिताना पड़ेगा। तो अजीमुशान का जो अधिकांश समय है वो या तो आगरा में बीतता था या तो वो समय दिल्ली में बीतता था। वो बंगाल में बहुत कम समय पर रह पाता था। तो अब जब भी, जैसा मैंने आपको बताया कि सीएम अगर बाहर जाएगा तो उसकी जगह कौन ले रहा होगा? दीवान ले रहा होगा। तो भाई साहब, अजीमुशान नाम मात्र के अधिकारी हैं, लेकिन देखा जाए मुख्य पावर किसके पास है? दीवान के पास है। तो दीवान मुर्शीद कुली खान अधिकांश समय तक बंगाल का प्रशासन संभालते रहे अजीमुशान के अंडर में, जिससे उन्हें एक एक्सपीरियंस बन गया कि आखिर हमें बंगाल का प्रशासन कैसे चलाना है। फिर जब औरंगजेब की मृत्यु हुई, औरंगजेब की मृत्यु के बाद, आफ्टर द डेथ ऑफ औरंगजेब की मृत्यु के बाद दोस्तों होने ये लगा कि फर्रुखशियर, मुगल बादशाह फर्रुखशियर, इनका नाम पहले भी हमने बताया है, आपको याद होगा। मुगल बादशाह फर्रुखशियर ने मुर्शीद कुली खान को बंगाल का सूबेदार बना दिया। क्योंकि देखो, था तो वही, अजीमुशान तो काम कर नहीं पा रहे थे, वो बहुत बिजी थे, और अजीमुशान की अब डेथ भी हो जाती है। तो फर्रुखशियर ने क्या किया, जो मुर्शीद कुली खान है, जो बंगाल का दीवान था, अंततः उसे क्या बना दिया दोस्तों? बंगाल का सूबेदार बना दिया, सूबेदार ऑफ बंगाल बना दिया। और इसी समय जैसा कि हम सभी लोग जानते हैं कि अब मुगलों की स्थिति कमजोर होने लगेगी। जो मुगल हैं उनकी धीरे धीरे स्थिति कमजोर होने लगेगी। तो हम यहां लिख सकते हैं कि मुगलों की स्थिति में कमजोरी, डिक्लाइन इन द पोजीशन ऑफ मुगल। तो मुर्शीद कुली खान क्या करेगा? मुर्शीद कुली खान बंगाल में, सॉरी, मुर्शीद कुली खान बंगाल का स्वतंत्र शासक बनेगा। और इसके बाद बंगाल में वंशानुगत नवाबों का दौर शुरू होगा। इंग्लिश में मैं रिपीट कर दे रहा हूं ये वाला पॉइंट। डिक्लाइन इन
मुगल्स पावर, ठीक है। मुर्शिद कुली खान became independent ruler of Bengal and starting of Nawab age in बंगाल, ठीक, अंडरस्टूड। तो ये पूरी कहानी है कि कैसे मुर्शिद कुली खान जो एक दीवान था वो आकर के बंगाल का नवाब बन जाएगा, और फिर उसके बेटे, उसका दामाद, उसका भतीजा, उसका कोई दोस्त, इस तरीके से फिर लोग बंगाल के नवाब बनते रहेंगे। और आखिरी, बिल्कुल आखिरी जो नवाब होगा वो मुबारक उद्दौला होगा। 1775 में अंग्रेज उसे भी हटा देंगे और फिर बंगाल का प्रशासन पूरी तरह से अंग्रेजों के हाथ में आ जाएगा। तो मुझे बताएं दोस्तों, आप लोग, क्या इतनी बात आपको समझ में आई? फिर मैं टॉपिक को आगे बढ़ाता हूं। उम्मीद है ये क्लियर होगा। आई विश दिस इज क्लियर। तो इससे आपको एक बैकग्राउंड मिल जाएगा कि आखिर मुर्शिद कुली खान कैसे आया, ओरिजिन कैसे हुआ मुर्शिद कुली खान का। बताओ भैया, क्लियर है कि नहीं है? कमेंट करके बताइए, इज दिस क्लियर? ठीक है। देखो जहां पे अब ये मैंने केजीएस यूजर, ये थोड़ा मुझे अच्छा नहीं लग रहा है यार, आप लोग जो कह रहे हो कि सर बोल कर लिखवा दीजिए। जब मैं कह रहा हूँ कि ये वाला टॉपिक प्रीलिम्स के लिए इंपॉर्टेंट है, मैंने इतना शॉर्ट नोट आपको बना दिया है और बहुत आसानी से आपको लिखना हो जाएगा साथ ही साथ में। अब जो टॉपिक मुख्य परीक्षा के लिए होगा वो मैं आपको बोलकर लिखवाऊंगा। प्रीलिम्स के लिए अगर आप बोल करके लिखवाएंगे तो आप जान रहे हैं कितना बड़ा समय हमें लगेगा, है ना। ओके, तो थोड़ा सा आप लोग ये समझें कि जहां पर मुझे लग रहा है कि बोल करके लिखवाना है, और जहां तक बात, देखो आप जो कर रहे हो शालू, कुछ भी नहीं छोड़ूंगा। मुझे पता है ना कि अल्टीमेटली एग्जाम में कोई चीज आ गई तो फिर आप मुझसे बोलोगे, तो मैं कुछ भी छोड़ के नहीं पढ़ा रहा हूँ। अगर छोड़ करके पढ़ाना होता तो अब तक बंगाल खत्म कर देता। ठीक है। हाँ, थोड़ा सा समझें आप लोग यार। ठीक, थोड़ा थोड़ा आप लोग भी समझें चीजों के बारे में। तो फिर आप रिवीजन नहीं कर पाएंगे माही, बिकॉज अगर आपको ये समझ में नहीं आएगा तो मुझे सॉरी टू से, मुझे नहीं बोलना चाहिए, फिर आपको कभी समझ नहीं आएगा। बिकॉज दिस इज समथिंग द शॉर्ट नोट, आप हमेशा ऐसे ही पढ़ते हैं, है ना, शॉर्ट नोट के रूप में। ठीक, तो थोड़ा सा आप लोग समझें यार, ऐसा ऐसा परेशान करना सही नहीं है ना, ये अच्छी बात नहीं है कि आप लोग इस तरह से बता रहे हैं बार बार कि ये लिखवा दो वो लिखवा दो, है ना, सारी चीजें। और पीडीएफ है आपके पास, आप एनी टाइम जाकर के फिर पीडीएफ पढ़ सकते हैं। और आप लोग सिविल्स की तैयारी कर रहे हो यार, थोड़ा सा रखो इन चीजों को। ठीक है, क्लियर है। चलो अब आगे बढ़ते हैं। तो अब हमारा अगला टॉपिक हम शुरू करेंगे, और अगला टॉपिक है बंगाल के नवाब। ये हमारा तीसरा टॉपिक होगा, बंगाल के बंगाल के प्रमुख नवाब, इंपॉर्टेंट नवाब्स ऑफ बंगाल, इंपॉर्टेंट नवाब्स ऑफ बंगाल। ठीक, तो पहले एक लिस्ट बना लेते हैं कि कौन कौन से नवाब हैं, फिर उनके बारे में हम एक एक करके पढ़ेंगे, एक एक करके उनके बारे में हम जान रहे होंगे। देखें, तो सबसे पहला, आप भी चाहें तो लिस्ट बना लें। सबसे पहले जो है मुर्शिद कुली खान, ये पहले नवाब हैं जो हम जान रहे हैं, मुर्शिद कुली खान। ठीक है। दूसरा जो है तुजा उद्दीन। ठीक। तीसरा जो है सरफराज, नवाब सरफराज। चौथा है अली वर्दी खान, अली वर्दी खान। सिर्फ इंपॉर्टेंट के बारे में पढ़ेंगे, ये नहीं कि हमें सबके बारे में पढ़ना है। अली वर्दी खान। अली वर्दी खान के बाद है सिराज उद्दौला, सिराज
उद्दौला। फिर है मीर जाफर। ठीक है, फिर कौन है? मीर जाफर। लिख लीजिए। ठीक, तो ये लिस्ट है। सबसे पहले मुर्शिद कुली खान, फिर सुजाउद्दीन, फिर सरफराज, फिर अलीवर्दी खान, सिराजुद्दौला, मीर जाफर, मीर कासिम, नज्म उद्दौला और मुबारक उद्दौला। याद रखिएगा, अगर अंतिम नवाब पूछा जाता है एग्जाम में तो वो मुबारक उद्दौला है। और 1775 के बाद बंगाल पर ब्रिटेन के लोग प्रत्यक्ष अधिकार कर लेंगे, फिर वो नवाबों को नहीं रखेंगे, खुद वहां पर एक गवर्नर को नियुक्त करेंगे, और जो वहां पर गवर्नर नियुक्त होगा वही बंगाल का प्रशासन संभालेगा, वही बंगाल का एडमिनिस्ट्रेशन संभालेगा। आप लोगों ने पॉलिटी में 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट पढ़ा होगा, और 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के बाद अंततः ब्रिटेन का जो पार्लियामेंट है वो कंपनी की गतिविधियों को नियंत्रित करने का प्रयास करेगा, वो कंपनीज की एक्टिविटी को रेगुलेट करने की कोशिश करेगा। और फिर यहाँ पर आपको एक पॉलिटिकल स्ट्रक्चरिंग, शब्दों पर ध्यान दीजिएगा, एक पॉलिटिकल स्ट्रक्चरिंग और एडमिनिस्ट्रेटिव स्ट्रक्चरिंग देखने के लिए मिलेगी। अर्थात एक सुसंगठित और सुव्यवस्थित राजनीतिक और प्रशासनिक ढांचा देखने मिलेगा। इससे पहले कंपनी के ऊपर कोई लगाम नहीं है, कंपनी जैसा चाहे वैसा कर रही है। कंपनी कह रहे हैं कि खुले सांड की तरह घूम रही है, जो करना है करो। लेकिन 1773 में जब कंपनी में भ्रष्टाचार बहुत बढ़ जाएगा तो 1773 में फाइनली ब्रिटिश संसद ये कहेगी कि ठीक है, कंपनी के पास ही व्यापारिक एकाधिकार रहने दो, ये भी ठीक है कि कंपनी को वहां पर प्रशासन चलाने दो, लेकिन कंपनी को मनमानी मत करने दो। कंपनी को ये बात याद दिलाते रहो कि आपके ऊपर भी कोई बैठा है ना, कि भैया आप अगर अपने आप को शेर समझ रहे हो तो ऊपर सवा शेर नहीं है, ऊपर शेर की फौज है। इसीलिए उसे बीच बीच में कंट्रोल करते रहो, और ये कंट्रोल किया जाएगा रेगुलेटिंग एक्ट से, पिट्स इंडिया एक्ट से। 93 का एक्ट आएगा, 13 में व्यापारिक का अधिकार खत्म, 1833 में पूरे अधिकार खत्म, 1858 में प्रशासनिक का अधिकार भी खत्म, और 74 में कंपनी भी खत्म। तो इस तरह से ये चीज यहां से शुरू होगी। तो ये पूरा एक लिस्ट है। अब इसमें इंपॉर्टेंट है मुर्शिद कुली खान, फिर हम बात करेंगे अलीवर्दी खान, सिराजुद्दौला, मीर जाफर, मीर कासिम, ये इंपॉर्टेंट है। बाकी इंपॉर्टेंट नहीं है, इनकी हमें चर्चा भी नहीं करनी है, सुजाउद्दीन सरफराज की। बस ये क्रम के रूप में मैंने आपको लिखवा दिया। चलो, तो पहली हेडिंग लगा लो भैया 3.1, और मेरे साथ ही साथ आप लिखते जाएंगे चीजों को। 3.1, 3.1, और पहला नवाब जो हम पढ़ेंगे वो है मुर्शिद कुली खान। मुर्शिद कुली खान, ये पहले नवाब। तो हम पहला पॉइंट क्या जान रहे हैं इनके बारे में कि सर औरंगजेब औरंगजेब के शासनकाल में, कमेंट करके बताओ क्या थे ये। औरंगजेब के शासनकाल में क्या थे दोस्तों? ये तो दीवान। सर ये औरंगजेब के समय दीवान थे। फिर दूसरा फर्रुखशियर। फर्रुखशियर जो कि मुगल एम्परर है, मुगल बादशाह है। फर्रुखशियर द्वारा बंगाल का
सूबेदार बनाया गया, सूबेदार ऑफ बंगाल। तीसरी और अंतिम बात, तीसरी और अंतिम बात, देखो इसको पहले समझ लो, फिर मैं आपको लिखवा देता हूं ये वाला पॉइंट। देखो, मुर्शिद कुली खान, शुजाउद्दौला और सरफराज, इन्होंने एक नीति अपनाई। ये स्वतंत्र रूप से पूरे बंगाल का शासन करते थे, लेकिन इन्होंने कभी भी मुगलों का विरोध नहीं किया और एक नजराने के तौर पर हर साल कुछ छोटी सी राशि ये मुगल बादशाह को भेज दिया करते थे। आप मेरी बात समझ रहे हो मैं क्या कह रहा हूं? ऑल दो दे आर इंडिपेंडेंट रूलर, मुर्शिद कुली खान भी स्वतंत्र शासक है, ठीक है। सुजाउद्दीन जो इसके बाद आएगा वो भी इंडिपेंडेंट रूलर है, और सरफराज भी एक स्वतंत्र शासक है। लेकिन इन तीनों ने एक नीति अपनाई कि हम मुगलों से बैर नहीं लेंगे, हर साल हम उन्हें एक छोटा सा अमाउंट भेजते रहेंगे, ताकि उन्हें यह लगे कि कहीं ना कहीं हमारे ऊपर अभी भी हमारा बंगाल पर नियंत्रण है, और मुगलों से हमारे जो व्यवहार हैं, मुगलों से जो हमारा रिलेशन है, वो भी अच्छा रहेगा। तो मुर्शिद कुली खान, शुजाउद्दीन और सरफराज, ये तीनों अल्टीमेटली स्वतंत्र शासक हैं, लेकिन बंगाल को मुगल बादशाह को हर साल कुछ ना कुछ राशि भेजते जाएंगे, मुगल एम्परर को हर साल कुछ छोटा अमाउंट एक टैक्स के रूप में भेजते जाएंगे। तो यहां पर हम कह सकते हैं कि बंगाल बंगाल के स्वतंत्र शासक, प्रथम नवाब, इंडिपेंडेंट रूलर ऑफ बंगाल। परंतु परंतु मुगलों को अति निम्न मात्रा में वार्षिक कर, ठीक है, gave very little annual tax to मुगल्स, ठीक है। कारण मैंने आपको बता दिया। कारण क्या है कि मुर्शिद कुली खान ये नहीं चाहता अल्टीमेटली कि हमारा कोई विद्रोह हो, हमारा कोई विवाद हो, उससे बेहतर यह है कि इनको हर साल कुछ थोड़ा बहुत टैक्स भेजते चलो, तो भैया उनका भी ईगो सेटिस्फाई रहा है। और बंगाल के पास पैसे की कमी तो थी नहीं, बड़ा अच्छा व्यापार है, बड़ा अच्छा वहां पर हर चीज चल रही है, तो पैसे की तो कोई कमी है नहीं साहब, पैसा बहुत भर भर के यहाँ पर ऑलरेडी है। अब हम आगे बढ़ें तो इनके कार्यों की जरा हम बात कर लें कि आखिर मुर्शिद कुली खान के द्वारा कौन कौन से प्रमुख कार्य किए गए। यहां से सब प्रीलिम्स के सवाल बनते हैं दोस्तों। प्रमुख कार्य, इंपॉर्टेंट वर्क, कि मुर्शिद कुली खान ने कौन कौन से प्रमुख कार्य किए, कौन कौन से इंपॉर्टेंट वर्क किए। अब ध्यान देना क्योंकि यहीं से सवाल बनते हैं और बहुत सारे सवाल बनते हैं। देखो, सबसे पहला काम उन्होंने क्या किया कि बंगाल की जो राजधानी है, बंगाल की राजधानी में परिवर्तन कर दिया। पहला पॉइंट आप यही लिख रहे होंगे कि बंगाल की राजधानी में परिवर्तन कर दिया, बंगाल की कैपिटल को चेंज कर दिया। तो सर राजधानी क्या बनाई? तो पहले बंगाल की राजधानी ढाका थी, अब ढाका से उन्होंने नई राजधानी क्या बनाई? मुर्शिदाबाद। ढाका से नई राजधानी उन्होंने क्या बनाई? मुर्शिदाबाद बनाई। तो ये पहला काम इन्होंने किया नवाब बनने के बाद कि ढाका से अपनी राजधानी मुर्शिदाबाद बना दी। तो आपके दिमाग में एक सवाल आना चाहिए कि सर इसका कारण क्या था, इसका रीजन क्या था? तो इसका कारण यह था दोस्तों कि ढाका तथा ढाका के पास जमींदारों के विद्रोह हो रहे थे। जो जमींदार हैं, जमींदारों के विद्रोह हो रहे थे, ठीक है। ढाका और ढाका के पास जो जमींदार हैं
वो रिवोल्ट कर रहे थे और चूंकि जमींदारों का विद्रोह हो रहा था, इस वजह से नवाब बंगाल की तरक्की पर अपना ध्यान नहीं दे पा रहा था। देखो, मुर्शिद कुली खान एक बहुत ही योग्य शासक है। मुर्शिद कुली खान ये जानता है कि अगर मुझे बंगाल पर अपना शासन स्थापित करना है तो मुझे यहाँ पर लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करना पड़ेगा। मुझे यहाँ पर ऐसे काम करने होंगे जिससे कि एग्रीकल्चर का प्रोडक्शन बढ़े, जिससे कि यहाँ पर और व्यापार हो, क्योंकि जब एग्रीकल्चर का प्रोडक्शन बढ़ेगा, ट्रेड होगा, तो अल्टीमेटली मुझे रेवेन्यू मिलेगा और उसी रेवेन्यू का प्रयोग फिर मैं बंगाल को सशक्त करने के लिए कर सकता हूँ, मैं बंगाल को एम्पावर करने के लिए कर सकता हूं। लेकिन यहां पर उसका ध्यान विचलित हो रहा था, तो उसने अपनी कैपिटल ही चेंज कर ली, उसने अपनी नई राजधानी बनाई मुर्शिदाबाद। दूसरी बात, जैसा मैंने अभी आपसे कहा कि मुर्शिद कुली खान क्या चाहता था कि कृषि का उत्पादन बढ़े, एग्रीकल्चर का प्रोडक्शन बढ़े, तो उसने एक शुरुआत की और मुर्शिद कुली खान के द्वारा तकावी ऋण की शुरुआत की गई। तकावी ऋण किसके लिए? तो ये जो तकावी ऋण है ये किसानों को दिया जाता था, ये फार्मर्स को दिया जाता था। इंग्लिश में भी इसे तकावी ऋण ही लिखिएगा, ठीक है, तकावी ऋण ही लिखिएगा दोस्तों। और किसानों के लिए राजा की ओर से जो या बादशाह की ओर से जो लोन दिया जाता था उसको हम क्या कहते थे? तकावी लोन या तकावी ऋण। पता है ये कैसी व्यवस्था है? आज आप लोग शायद एक व्यवस्था से परिचित होंगे जिसे केसीसी कहा जाता है। क्या आप लोग उस व्यवस्था से परिचित हैं जिसे किसान क्रेडिट कार्ड कहा जाता है? तो जो केसीसी वाली व्यवस्था है ये एक प्रकार से ऐसी ही व्यवस्था थी। नवाब किसानों को पैसा दे रहे थे कि आप ये पैसा लीजिए, अपनी जमीन पर लगाइए, जमीन को और बेहतर बनाइए, इसको और ज्यादा बेहतर कीजिए। फर्टिलाइजर उस समय वैसे नहीं थे, पर जो कुछ भी सिस्टम रहा होगा कुछ ना कुछ, आपको सिंचाई के लिए कुछ रहट वगैरह का प्रयोग करना है, कोई नहर वहर से पानी मंगाना है, जो कुछ भी आपके पास है, तो आप जमीन को डेवलप कीजिए, लैंड को विकसित कीजिए। और जैसे ही आप जमीन को विकसित कर लेंगे, आप लैंड को विकसित कर लेंगे, पैसा आएगा, आप हमें वापस कर देना पैसा। तो ये तकावी ऋण की शुरुआत किसानों के लिए की गई, तकावी लोन की शुरुआत की गई। अगली चीज देखो, वो जमींदारों के विद्रोह से बहुत परेशान था, ढाका में उसने देख लिया था। तो जमींदार विद्रोह कब कर सकता है? एक बात समझो, जैसे मान लो कि आप हो राजा और मैं आपके अंदर एक मंत्री हूं या एक अधिकारी हूं, तो मैं आपका विरोध कब करूंगा दोस्तों? मैं आपका विरोध तभी कर सकता हूं जब मेरे पास बहुत सारा पैसा हो, क्योंकि अगर मेरे पास बहुत सारा पैसा होगा तो मैं शायद आर्मी के भी कुछ लोगों को कंट्रोल कर सकता हूं, मैं लोगों को ब्राइब कर सकता हूं, मतलब उन्हें रिश्वत दे सकता हूं। अदरवाइज तो मैं आपको कंट्रोल किसी हालत में नहीं कर सकता। बात क्लियर है ना? तो उसने ये समझ लिया कि ये जमींदार इसलिए विद्रोह कर रहे हैं क्योंकि ये बहुत बड़े जमींदार हैं, और चूंकि जमींदार इतना बड़ा हो चुका है कि वो कभी भी राजा के खिलाफ बगावत कर दे रहा है, वो कभी भी नवाब के खिलाफ उठ खड़ा होता है, तो उसने एक काम किया, उसने कहा सबसे पहले जमींदारों को निपटाओ। तो जितने भी छोटे छोटे जमींदार थे उसने पहले उनको खत्म कर दिया। ठीक है, उसने क्या किया? छोटे जमींदार जो स्मॉल लैंडलॉर्ड हैं, स्मॉल लैंडलॉर्ड, उनसे जमीन उनसे जमीन वापस ले ली, जमीन वापस ले ली और खालसा खालसा भूमि, ये शब्द बड़े इंपॉर्टेंट होते हैं दोस्तों, ये खालसा भूमि या उसे सरकारी भूमि में तब्दील कर दिया। तो उसने कहा पहले छोटे जमींदारों से शुरुआत करो, जैसे ही आप छोटे जमींदार पर प्रहार करोगे बड़े जमींदार अपने आप सेटल होने लगेंगे, और बहुत से बड़े जमींदारों को भी उसने मर्ज कर दिया। ठीक है, बहुत सी भूमि अपने पास सीधे तौर पर उसने रख ली। तो छोटे जमींदार, स्मॉल लैंडलॉर्ड, उनसे जमीन वापस ले ली, लैंड को वापस ले लिया, और उस लैंड को उसने खालसा भूमि या सरकारी भूमि में परिवर्तित कर दिया। ये इसका अगला सुधार था। अगला, इसने टैक्सेशन के लिए, अर्थात राजस्व हेतु रेवेन्यू के लिए या टैक्स कलेक्शन के लिए, रेवेन्यू के लिए एक व्यवस्था बनाई थी जिसे इजारेदारी व्यवस्था कहा जाता है।
क्या कहा जाता है दोस्तों? इजारेदारी व्यवस्था। तो इजारेदारी जो व्यवस्था है, जो इजारेदारी सिस्टम है, वो नया सिस्टम नहीं था। ऐसा नहीं था कि इजारेदारी व्यवस्था इसी के द्वारा शुरू की गई है। ये जो इजारेदारी व्यवस्था है ये पहले से चल रही थी। तो सर ये क्या है इजारेदारी व्यवस्था? तो देखो आगे जाकर के हम ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी में जो उन्होंने रेवेन्यू मॉडल अपनाए उनके बारे में पढ़ेंगे। एक बात जो हमने पहले भी आपको बताई है कि दोस्तों 1947 से पहले या जब भी आप इतिहास की बात करते हैं तो इतिहास में किसी भी सरकार के लिए आय का जो सबसे बड़ा स्रोत होता था वो भू राजस्व होता था। किसी भी गवर्नमेंट के लिए इनकम का जो सबसे बड़ा सोर्स होता था वो लैंड रेवेन्यू होता था। इस बात पर तो आप अग्री करेंगे, इतना आपने पढ़ा भी होगा कि हर जगह पर लैंड रेवेन्यू की बात की जाती थी, हर जगह भू राजस्व की बात की जाती थी। तो किसी भी सरकार के लिए सबसे इंपॉर्टेंट क्या है? भू राजस्व है, अर्थात लैंड रेवेन्यू है। आर वी क्लियर विद दिस? तो लैंड रेवेन्यू किस तरह वसूला जाएगा, उसका भाग क्या होगा, मतलब उसका अमाउंट क्या होगा, इस बात पर हर राज्य ने अलग अलग प्रकार की नीति अपनाई है। तो बंगाल ने भू राजस्व वसूलने के लिए, बंगाल ने लैंड रेवेन्यू को वसूल करने के लिए इजारेदारी व्यवस्था को अपनाया था। इसमें क्या होता था कि जैसे मान लीजिए कि सरकार के पास उदाहरण के लिए 1 हेक्टेयर का जमीन है। अब ये 1 हेक्टेयर का जमीन मान लेते हैं कि शुभम मतलब मुझे, ठीक है, तो मुझे इन्होंने क्या दे दिया कि आप ये जमीन हमसे ठेके पर ले लो। हमने कहा ठीक है, दे दीजिए, हमें 1 साल के लिए ठेका दे दीजिए, 2 साल के लिए, जितना भी राशि तय होगी। तो मैंने कहा कि ठीक है 1 साल के लिए मैं इसको ठेके पर ले रहा हूं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो उन्होंने राजा मुझसे क्या कहेगा कि तुम इसे ठेके पर कितने में ले रहे हो? तो मैंने कहा 1 लाख में ले रहा हूं। तो कहेगा इतना हिस्सा जितना भी तय होगा 10%, 20%, इतना हिस्सा तुम हमें कर के रूप में दोगे, इतना हिस्सा तुम हमें टैक्स के रूप में दोगे। तो ठेके पर जमीन देने की जो प्रथा शुरू हुई उसी को इजारेदारी व्यवस्था कहते हैं। अभी इसे डिटेल में पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। जब हम बंगाल में या पूरे भारत में ब्रिटेन की भू राजस्व नीतियों को पढ़ेंगे, ब्रिटेन के लैंड रेवेन्यू मॉडल को पढ़ेंगे, तब हम इस बात का अध्ययन करेंगे। फिलहाल मेरी बात समझ में आ गई कि इजारेदारी व्यवस्था मतलब ठेके पर भू राजस्व वसूलना। आपने एक एनुअल कॉन्ट्रैक्ट साइन कर लिया शुभम के साथ कि भाई साहब हम आपको 1 हेक्टेयर जमीन दे रहे हैं, आप हमें इतना पर्टिकुलर अमाउंट हर साल के अंत में दे देना। इसी को इजारेदारी व्यवस्था कहते थे। तो इसने इजारेदारी व्यवस्था को और बेहतर बनाया और उसे सुदृढ़ किया दोस्तों। ठीक है, अंडरस्टूड? यहां तक मेरी बात क्लियर है? चलो, अब इसने एक और बहुत बड़ा काम किया। मैं कह रहा हूं कि ये बहुत योग्य व्यक्ति था। आपको अगले काम से समझ में आएगा कि योग्य क्यों था। अंग्रेजों के द्वारा शाही फरमान, अंग्रेजों के द्वारा शाही फरमान के दुरुपयोग को नजरअंदाज किया। ये बहुत बड़ी बात है दोस्तों, नजरअंदाज किया। डिड नॉट कंप्लेन अगेंस्ट द ब्रिटिशर्स about misuse of रॉयल डिक्री। बस मैंने कहा था कि एक शाही फरमान जो फर्रुखशियर ने इशू किया है वो शाही फरमान ही प्लासी और बक्सर के युद्ध का कारण बनेगा। लेकिन 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 समझिए इस बात को, मुर्शिद कुली खान और अलीवर्दी खान, इसके बीच में सुजाउद्दीन और सरफराज, ये चारों ने एक काम कॉमन किया, इन्होंने कभी भी अंग्रेजों का विरोध नहीं किया। अब ये जानते थे कि जो अंग्रेज हैं वो शाही फरमान का दुरुपयोग कर रहे हैं, वो रॉयल डिक्री का दुरुपयोग कर रहे हैं।
जिसको नहीं पता कि शाही फरमान क्या है, वो पुरानी क्लासेस को एक बार जरूर देख ले। ठीक है, हमने पढ़ा था, अगर आपको याद हो, कि 1717 में जब जॉन सरमन मिशन फरुखशियर से जाकर के मिला था, तो उसमें हैमिल्टन नाम का एक डॉक्टर था, उसने फरुखशियर का ट्रीटमेंट कर दिया था। फरुखशियर इस बात से इतना खुश हो गया कि उसने जॉन सरमन की सारी बातें मान ली, और इसी में एक प्रावधान था कि आप 3000 रुपए का वार्षिक कर दीजिए, आप 3000 रुपए का एनुअल टैक्स दीजिए, और पूरे बंगाल में आप फ्री में व्यापार कर सकते हैं, आप मुक्त व्यापार कर सकते हैं, फ्री ट्रेड कर सकते हैं। तो अंग्रेजों के पास अंग्रेजों के पास एक पास हुआ करता था। मान लीजिए कि ये एक पास है, तो जहां कहीं भी उनका टैक्स चेक होता, मान लीजिए कि अंग्रेजों की गाड़ी जा रही है, यहाँ टोल टैक्स लगा हुआ है, तो वो पास दिखा देते थे कि देखो 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 हमारे पास ये पास है। तो वो पास दिखा देते थे और फिर उन्हें वहां से एंट्री दे दी जाती थी। अंग्रेजों ने क्या किया दोस्तों, बड़े चतुर हैं अंग्रेज, व्यापार का कोई भी रास्ता नहीं छोड़ते, हर जगह से व्यापार। तो अंग्रेज क्या करने लगे, ये जो उन्हें शाही फरमान मिला हुआ है, ये जो उन्हें रॉयल डिक्री मिली हुई है, वो इसका दुरुपयोग करने लगे। कैसे दुरुपयोग करने लगे, समझना है इस बात को। उन्होंने एक काम करना शुरू किया कि देखो, उनके लिए तो बड़ा आसान था, उनके पास ये रॉयल डिक्री है, ये रॉयल डिक्री है, वो जिस किसी को भी ये दिखाएंगे उन्हें क्या हो जाएगा, उनके लिए हर चीज टैक्स फ्री हो जाएगी। लेकिन मान लीजिए कि दूसरे व्यापारी हैं, तो बंगाल में सिर्फ अंग्रेज तो व्यापार नहीं कर रहे थे, अंग्रेज के अलावा यहाँ फ्रांसीसी भी व्यापार कर रहे हैं, और भारतीय तो बड़ी मात्रा में व्यापार कर रहे हैं, इंडियन तो बड़ी मात्रा में व्यापार कर रहे हैं। अब उदाहरण के द्वारा समझो, जैसे मान लेते हैं कि जब कोई भारतीय व्यक्ति जा रहा है, या फ्रांस का व्यक्ति जा रहा है, या कोई भी ऐसा व्यक्ति जा रहा है जिसके पास शाही फरमान नहीं है, तो उसे टैक्स कितना लग रहा है। एग्जाम्पल के लिए मान लो कि उसे 100 रुपए का टैक्स लग रहा है। कितने रुपए का टैक्स लग रहा है, 100 रुपए का टैक्स लग रहा है। तो अंग्रेजों ने कहा, अरे अरे तुम यहाँ आओ। इसने कहा ठीक है मैं आ गया भैया, बोलो क्या करना है। तो अंग्रेजों ने कहा, ब्रिटिशर्स ने ये कहा कि देखो भैया, तुम यहाँ 100 रुपए दे रहे हो, तुम एक काम करो, तुम हमें 50 रुपए दे दो। कितने रुपए दे दो, 50 रुपए दे दो, हम तुम्हारा सामान अपने सामान के साथ रख करके पास करवा देंगे। ये बताओ, कोई भी व्यापारी, अरे इंक्लूडिंग यू एंड मी, क्यों नहीं चाहेगा अधिक मुनाफा, क्यों नहीं चाहेगा अधिक मुनाफा। तो सब भारतीय, अधिकांश भारतीय व्यापारी और दूसरी कंपनी के व्यापारी, वो अंग्रेजों के साथ इस प्रकार के सौदे करने लगे, इस प्रकार की ट्रीटीज करने लगे, है ना। ये बात नवाबों को पता है, ये बात मुर्शिद कुली खान को पता है, ये बात अलीवर्दी खान को भी पता होगी, लेकिन उन्होंने कभी भी इसका विरोध नहीं किया। अब आपके दिमाग में प्रश्न आ रहा होगा कि सर, जब इतना बड़ा घपला हो रहा है तो इन्होंने विरोध क्यों नहीं किया। बड़ी सिंपल सी बात है। अलीवर्दी खान का एक स्टेटमेंट है, मैं आपको सुना देता हूं। अलीवर्दी खान ने का एक स्टेटमेंट है कि जो अंग्रेज है वो मधुमक्खी के छत्ते की तरह है, जब तक आप इन्हें छेड़ोगे नहीं, ये आपको शहद देते रहेंगे, और जिस दिन भी आपने इन्हें छेड़ा वो आपको काट लेंगे। अलीवर्दी खान का ही दूसरा स्टेटमेंट है कि जो अंग्रेज हैं, उसने अलीवर्दी खान का एक स्टेटमेंट है कि अभी हम भूमि पर लगी हुई आग को नहीं बुझा पा रहे हैं, अगर समुद्र से भी कोई आग आ गई तो हम कैसे इसका मुकाबला करेंगे। तो ये दोनों बातें दिखा रही हैं कि ये जानते थे कि ब्रिटिशर्स पावरफुल है और हमें उनसे पंगा नहीं लेना है, हम भी अपना काम करते रहें, वो भी अपना काम करते रहें। तो इन दोनों ने ये काम किया, जो कि एक डिप्लोमेसी जानी जाती है, जो कि एक प्रकार से एक कूटनीतिक जीत थी। मुझे बताइए, क्या यहाँ तक आपको मेरी बातें समझ में आई। मुर्शिद कुली खान के महत्वपूर्ण कार्य भी हमने डिस्कस कर लिए, और साथ ही साथ में हमने मुर्शिद कुली खान क्या था, कहाँ से उसकी शुरुआत हुई, ये भी हमने डिस्कस कर लिया। आर वी क्लियर विद दिस? क्या आपको मेरी बात समझ में आई? फिर हम आगे बढ़ेंगे, अलीवर्दी खान का अध्ययन करेंगे। ये बात सच में लगता है गुंजन, आई टोटली अग्री विद दिस। मुझे बहुत बुरा लगता है इतिहास पढ़ के, जब भी मैं इतिहास पढ़ता हूँ, और सच बताऊं, मुझे बोलना नहीं चाहिए फिर भी मैं बोल रहा हूँ। जब जब मैं इतिहास पढ़ता हूँ मेरे मन में यही
ख्याल आता है कि यार हम किसका विरोध करते रहते हैं, जैसा हमें तो सबसे ज़्यादा विरोध तो ब्रिटिशर्स का करना चाहिए। और जिस दिन आप लिटरली जलियांवाला बाग के बारे में पढ़ोगे, उस दिन जिस दिन भी आप बहुत मूड में हो ना, सीरियस मूड में, और आपने अगर जलियांवाला बाग हत्याकांड पढ़ लिया, मसैकर पढ़ लिया, आपको रोना आ जाएगा। एक फिल्म जैसा मैंने बताया था कि सरदार ऊधम सिंह, उसमें भी एक सीन है जलियांवाला बाग का, बहुत मतलब बोलते हैं कि आप हार्ट मेल्टिंग सीन है वो, बहुत हार्ट मेल्टिंग सीन। तो बहुत बुरी चीज़ है। हाँ बिल्कुल पूछे जाते हैं, स्टेटमेंट प्रीलिम्स में पूछे जाते हैं। अब प्रदीप मुगल बादशाह को बता के क्या करते हैं? मुगल बादशाह को बता के करते भी क्या? वो आदमी तो खुद पंगु बैठा हुआ है, फर्रुख शेर है भाई वो, उसको कुछ भी नहीं पता, वो बहुत कमजोर है। मुगल शासक औरंगजेब के बाद कमजोर हो गए, इतने कमजोर हो गए कि राज्य बन गए। एक राज्य बंगाल बन गया, एक हैदराबाद बन गया, एक अवध बन गया। तो वो तो ऑलरेडी बहुत ज्यादा वो हो चुके हैं। ठीक है चलिए, तो आगे बढ़ते हैं, अगले टॉपिक पर आते हैं। मुर्शिद कुली खान आई विश क्लियर होगा। अब हम आगे बढ़ते हैं और अली वर्दी खान के बारे में बात करते हैं। बीच के दो नवाब इंपॉर्टेंट नहीं है, एग्जाम के लिए भी नहीं। 3.1, अब हम पढ़ेंगे 3.2। अली वर्दी खान। ठीक, हेडिंग लगा लो और लिखना शुरू करो। देखो, जो अलीवर्दी खान है, इसने इसका एक युद्ध होगा। तो 1740 में एक युद्ध होगा जिसे गिरिया का युद्ध कहा जाएगा। तो 1740 में एक युद्ध होगा दोस्तों, बैटल ऑफ गिरिया, गिरिया का युद्ध। सर ये किस किस के बीच में होगा? तो ये जो गिरिया का युद्ध है दोस्तों, इसमें एक तरफ होगा सरफराज। सरफराज कौन है? तो आप जान रहे हैं कि ये बंगाल का नवाब है। ठीक है, मुर्शिद कुली खान, सुजाउद्दीन और फिर सरफराज। और दूसरी ओर इसमें होगा अली वर्दी, दूसरी ओर इसमें कौन होगा? अली वर्दी खान होगा। अल्टीमेटली इसमें क्या होगा दोस्तों, जो अली वर्दी खान है इसकी जीत होगी, विक्ट्री होगी, और ये बंगाल का नवाब बनेगा। ये क्या बनेगा? बंगाल का नवाब बनेगा। ही विल बिकम द नवाब ऑफ बंगाल। तो 1740 में एक छोटा सा, ये हम कह सकते हैं कि पहली बार हमें बंगाल में उत्तराधिकार के लिए कोई युद्ध देखने के लिए मिल रहा है। फॉर द फर्स्ट टाइम इन बंगाल वी आर विटनेसिंग अ बैटल फॉर द सक्सेशन। क्योंकि मुर्शिद कुली खान के बाद सुजाउद्दीन भी बहुत इजीली नवाब बन गया था, उसके बाद सरफराज भी बहुत इजीली नवाब बन गया था, कोई भी विरोध नहीं हुआ। लेकिन अली वर्दी खान ने अंततः सरफराज का विरोध किया, गिरिया के युद्ध में उसको हराया, और अली वर्दी खान बंगाल का अगला नवाब बन गया। तो इस तरह से ये बंगाल का अगला नवाब बनेगा। दिस इज हाउ ही विल बिकम द नेक्स्ट नवाब ऑफ द बंगाल। अब चर्चा कर लेते हैं कि इनके मुख्य कार्य क्या क्या थे। दूसरा पॉइंट, मुख्य कार्य, इंपॉर्टेंट वर्क। इन्होंने कौन कौन से मुख्य कार्य किए थे, इंपॉर्टेंट वर्क कौन कौन से? देखो, सबसे पहला काम जो इन्होंने किया, मुगल बादशाह को, मुगल बादशाह को वार्षिक कर भेजना बंद कर दिया। अब मुगलों की हालत बहुत खराब हो चुकी है और उसे पता है कि अगर हम नहीं भी देंगे तब भी मुगल हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकते। स्टॉप गिविंग एनुअल टैक्सेस टू मुगल्स। और कारण क्या है? कारण बड़ा सिंपल है दोस्तों, कि अब मुगलों की स्थिति बहुत कमजोर हो चुकी है। जो मुगल हैं वो बहुत ज्यादा कमजोर हो चुके हैं। दूसरी बात,
इसका मराठों से संघर्ष हुआ। कॉन्फ्लिक्ट विद मराठास, मराठों से संघर्ष हुआ और इस संघर्ष में उड़ीसा का कुछ क्षेत्र मराठों ने छीन लिया। ठीक है, बहुत लंबे समय तक, कहा जाता है 5 से 6 साल लगातार इसका मराठों से, कई किताबों में लिखा है कि 15 वर्षों तक, 15 ईयर्स तक ये मराठों से संघर्ष करता रहा और अंत में उसने हार मान ली। वो बहुत परेशान हो चुका था और फिर दोनों ने एक संधि कर ली और संधि करने के बाद जो उड़ीसा वाला क्षेत्र है उसका लगभग आधा हिस्सा जो है वो मराठों को दे दिया। तो वहां से फिर मराठे जो हैं वो कर वसूलने लगे, वहां से मराठा फिर टैक्स कलेक्ट करने लगे। तो उड़ीसा का कुछ पार्ट किसको मिल गया इसके शासनकाल में? मराठों को मिल गया। तो हमें यह समझ में आया कि अलीवर्दी खान पहला ऐसा बंगाल का नवाब होगा जिसका मराठों के साथ कन्फ्लिक्ट होगा, जिसका मराठों के साथ क्या होगा दोस्तों? संघर्ष होगा। और जैसा मैंने कहा कि 15 वर्षों तक ये संघर्ष चला, 15 ईयर तक ये संघर्ष चला। तीसरी बात, इसने भी वही नीति अपनाई जो मुर्शिद कुली खान अपना रहा था। इसने कौन सी नीति अपनाई दोस्तों? तो इसने अंग्रेजों द्वारा दस्तक, दस्तक वही रॉयल डिक्री, ठीक है, तो उसको दस्तक बोलते थे वो लोग, दस्तक, ब्रैकेट में आप लिख लीजिए ताकि आप पढ़ें तो दिक्कत ना जाए। दस्तक अर्थात शाही फरमान के दुरुपयोग को नजरअंदाज किया। ठीक है, तो इसने भी वही नीति अपनाई। इसने भी क्या किया कि भैया आप कर रहे हो, मिसयूज करते रहो, कोई प्रॉब्लम नहीं। ही डिड नॉट अपोज द मिसयूज ऑफ दस्तक, ब्रैकेट में रॉयल डिक्री बाय ब्रिटिशर्स। ही डिड नॉट अपोज द मिसयूज ऑफ दस्तक, ब्रैकेट में रॉयल डिक्री बाय ब्रिटिशर्स। और इसने कुछ कथन कहे दोस्तों, इसने कुछ कथन कहे, तो अब मैं बोलूंगा तो उनको आप लिख लेना। पहला कथन, फिर दूसरा कथन। चलो तैयार हो? जब तैयार हो लिखने के लिए तो बता दो, फिर मैं आपको बोल करके लिखवा देता हूं। तीन कथन है एक्चुअल में, तीन तीन कथन है, इस तरह से लिखना है। मैं इंग्लिश में निकाल दे रहा हूं तो इंग्लिश में आप लोग तब तक साथ में लिख लेना ये चीजें। देखिए ये लिखे हुए हैं इंग्लिश में तीनों कथन, फर्स्ट, सेकंड और थर्ड। ठीक है, इंग्लिश में लिखिए, मैं हिंदी में बोलूं क्या? तैयार हैं आप लोग? सही, एक बार, इफ यू आर रेडी। चलिए लिखें, पहला स्टेटमेंट लिखें। अंग्रेजों की तुलना अंग्रेजों की तुलना अंग्रेजों की तुलना मधुमक्खी के छत्ते से करते हुए कहा कि अंग्रेजों की तुलना मधुमक्खी के छत्ते से करते हुए कहा कि, अब इन्वर्टेड कॉमा में लिखेंगे, कहा कि यदि उन्हें छोड़ दिया जाए तो वो हमें शहद देंगे। यदि उन्हें छोड़ दिया जाए तो वो हमें शहद देंगे, और यदि उन्हें छेड़ दिया जाए तो वो काट काट कर हमें मार डालेंगे। यदि उन्हें छोड़ दिया जाए मतलब उनका विरोध ना किया जाए, यदि उन्हें छोड़ दिया जाए तो वो हमें शहद देंगे,
और यदि उन्हें छेड़ दिया जाए, मतलब डिस्टर्ब कर दिया जाए, छेड़ दिया जाए, तो वो हमें काट काट कर मार डालेंगे। तो वो हमें काट काट कर मार डालेंगे। लिख लिया? चलिए दूसरा स्टेटमेंट लिखिए। दूसरा स्टेटमेंट लिखिए। इस समय तो इस समय तो धरती पर लगी आग बुझाना भी कठिन है। इस समय तो धरती पर लगी आग बुझाना भी कठिन है। इस समय तो, हाँ ये पूरे अलीवर्दी खान का स्टेटमेंट है। इस समय तो धरती पर लगी आग बुझाना भी कठिन है, यदि यदि समुद्र से भी आग की लपटें निकलने लगी। यदि समुद्र से भी आग की लपटें निकलने लगी तो उन्हें कौन शांत करेगा? तो उन्हें कौन शांत करेगा? अगेन आई विल रिपीट। इस समय तो धरती पर लगी आग बुझाना भी कठिन है, कॉमा लगा के, यदि समुद्र से भी आग की लपटें निकलने लगी तो उन्हें कौन शांत करेगा? तो उन्हें कौन शांत करेगा? ठीक है, चलिए तीसरा स्टेटमेंट लिखिए। तीसरा स्टेटमेंट लिखिए अलीवर्दी खान का, थर्ड स्टेटमेंट लिखिए। अलीवर्दी खान ने अलीवर्दी खान ने सिराज उद्दौला से कहा कि, नो टाइम पीरियड इज नॉट इंपॉर्टेंट। अलीवर्दी खान ने अलीवर्दी खान ने सिराज उद्दौला से कहा कि, इन्वर्टेड कॉमा में, वह अंग्रेजों पर कभी भी विश्वास ना करे। वह अंग्रेजों पर कभी भी विश्वास ना करे और जैसे ही मौका मिले उन्हें बंगाल से निकाल दे। और जैसे ही मौका मिले उन्हें बंगाल से निकाल दे। सर ब्रिटिशर्स का मेन पॉइंट राज करना था कि व्यापार करना। वो व्यापार करने आए थे, वो राज करने नहीं आए थे। राज तो हमने उन्हें करने दिया। वह अंग्रेजों पर कभी भी विश्वास ना करे और जैसे ही मौका मिले उन्हें बंगाल से निकाल दे। ठीक है, देखो एक बड़ा अच्छा प्रश्न है कि सर जो ब्रिटिशर्स हैं वो यहाँ राज करने आए थे या व्यापार करने? वो मुख्य रूप से यहाँ पर व्यापार करने आए थे, पर हमारी आंतरिक परिस्थितियां इतनी कमजोर थीं, हम आपस में इतना लड़ रहे थे कि उन्हें अवसर मिल गया कि वो हम पर राज भी कर लें, वो हम पर शासन भी कर लें। और कौन नहीं चाहेगा? जैसा कि मैंने आपको बताया, याद कीजिए हमारे पुराने लेक्चर्स को, जहां हमने ये डिस्कस किया था कि एक सोच चल रही थी पूरे के पूरे यूरोप में, और उस सोच को वणिकवाद की सोच कहा जाता है, मर्केंटलिज्म की थ्योरी कहा जाता है। और वणिकवाद की सोच क्या कहती है कि हमें कोशिश ये करनी चाहिए कि अधिक से अधिक हम निर्यात करें, हम आयात ना करें, और अगर हम कहीं से भी आयात कर रहे हैं तो उस क्षेत्र पर अपना अधिकार कर लीजिए, ताकि हमारे पास अधिक से अधिक संपत्ति का एकत्रण हो सके, हमारे पास अधिक से अधिक वेल्थ है वो हमें मिल सके। ये वाली बात हुई थी, आई विश आपको याद होगा। ठीक है, कि अधिक से अधिक मात्रा में हमें वहां से क्या मिल सके दोस्तों? वेल्थ मिल सके, अधिक से अधिक मात्रा में वहां से संपत्ति हमें मिल सके। तो यही चीज है, जब उन्होंने देखा कि यहाँ पे हालात सही नहीं है, और फ्रांसीसी युद्ध याद कीजिए, डुप्ले ने क्यों विस्तारवाद की नीति अपनाई थी? फ्रांस की आर्थिक स्थिति खराब थी, कंपनी हर साल कर्ज पे पैसा लेकर के आती थी और उसे उसी साल वो पैसा वापस करना होता था। तो उसने कहा कि अगर हम भारत के क्षेत्र पर अधिकार कर लेंगे तो हमें यहाँ से लैंड रेवेन्यू मिलने लगेगा, और अगर लैंड रेवेन्यू मिलने लगेगा
तो अल्टीमेटली हमारी प्रॉब्लम रिजॉल्व हो जाएगी, फिर हमें बाहर से पैसा लाने की ज़रूरत है ही नहीं। तो बस यही चीज़ें हैं। चलिए आगे बढ़ा जाए। क्लियर है यहाँ तक? मेरी बात समझ में आ गई आपको सारी बातें? तो अली वर्दी खान ने कुछ किया हो ना किया हो, डायलॉग बड़े अच्छे मारे हैं भैया, ठीक है, बहुत ही बढ़िया बढ़िया डायलॉग मारे हैं। ओके तो इसी बात पे मैं भी एक डायलॉग मार देता हूँ। एक बहुत अच्छी सी शायरी है, मुझे एकदम से याद आ गई कि उंगलियां यूं ना सब पर उठाया करो, खर्च करने से पहले कमाया करो। ये बड़ा अच्छा मुझे एक गजल है जो शायद वो राहत इंदौरी जी ने लिखी थी कि उंगलियां यूं ना सब पर उठाया करो, खर्च करने से पहले इन्हें कमाया करो। तो ये आप लोगों के लिए है, क्योंकि मुझे पता है कि जब आप लोग तैयारी करते हैं ना, तो हर कोई आपको आकर के ताने दे रहा होगा, है ना। अगर आप सफल नहीं हो पा रहे हैं तो भी ताने दे रहा होगा। और मैं हमेशा इस बात को मानता हूं कि पहले कोई व्यक्ति इतना काबिल तो बन जाए कि वो आपको ताने दे ले। तो ऐसे लोगों को लेकर के परेशान मत हुआ करो, अपना काम हमेशा करते रहा करो। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले टॉपिक पर आते हैं। अगला टॉपिक है सिराज उद्दौला। सिराज उद्दौला, इसी के समय होगा भैया प्लासी का युद्ध। ठीक है, इसी के समय होगा प्लासी का युद्ध, बैटल ऑफ प्लासी। ठीक है, बिल्कुल। अब पहले एक बार थोड़ा सा आप चीजों को समझ लो कि अब आगे का घटनाक्रम क्या होने वाला है। दिमाग में पहले एक बार कहानी के रूप में इसको बैठा लो। देखो, अभी तक जो अंग्रेज हैं वो दस्तक का दुरुपयोग करते आए हैं। उन्हें कभी भी किसी भी जो बंगाल का नवाब है उसने नहीं रोका। तो वो भी बंगाल के नवाब का विरोध नहीं करते थे, वो भी बंगाल के नवाब को अपोज नहीं करते थे। लेकिन सिराज उद्दौला के समय दो तीन ऐसी घटनाएं हो जाएंगी कि सिराज ना चाहते हुए भी उनका विरोध करने लगेगा। अब ब्रिटिशर्स क्या कर रहे हैं कि वो दस्तक का दुरुपयोग तो कर रहे हैं, दे आर मिसयूजिंग दी दस्तक। पर अब उन्होंने क्या किया दोस्तों, जो कलकत्ता है, कलकत्ता में जो फोर्ट विलियम है उसके आसपास उन्होंने किलेबंदी करना शुरू कर दिया। दूसरा उन्होंने क्या किया कि अब वो भारत के व्यापारियों को परेशान करने लगे, अब वो बंगाल के व्यापारियों को परेशान करने लगे। तो आप मुझे एक बात बताइए, वही वाली बात है कि भैया ये पूरा का पूरा क्षेत्र मान लेते हैं कि ए नाम के व्यक्ति का है, आपका अधिकार है, आपका शासन यहां चल रहा है, और यहां कोई व्यक्ति आकर के अपना एक अलग से राज चलाने लगे तो आपको समस्या होगी या नहीं होगी। ठीक है, याद कीजिए केजीएफ नाम की फिल्म, और अभी अभी उसी उन्हीं निर्देशक की एक और फिल्म आई है जिसका नाम है सलार। तो कहानी तो वही है कि अल्टीमेटली आप हमारे देश में रह करके अपना एक अलग साम्राज्य बनाओगे, अपना एक अलग क्षेत्र बनाओगे, तो शासक को इस बात से समस्या होगी या नहीं होगी? बिल्कुल होनी चाहिए। तो सिराज उद्दौला क्या करेगा कि जैसे ही सिराज उद्दौला को ये पता चलेगा, पहले कहानी सुन लो फिर बाद में सारी चीजें लिखेंगे। तो सिराज उद्दौला को ये पता चला कि अंग्रेज क्या कर रहे हैं, कासिम बाजार और कलकत्ता, कासिम बाजार और कलकत्ता, इन दोनों क्षेत्रों में वो क्या कर रहे हैं दोस्तों, तो इन दोनों क्षेत्रों में वो किलेबंदी कर रहे हैं और व्यापारियों को परेशान कर रहे हैं। तो इससे सिराज उद्दौला बड़ा खफा हो गया। तो सिराज उद्दौला क्या करेगा, फोर्ट विलियम पर आक्रमण कर देगा। ये जून 1756 की बात कर रहा हूं मैं आपको, जून 1756। अब अंग्रेज उस समय बिल्कुल प्रिपेयर नहीं। अंग्रेज क्या सोच रहे कि भाई हमारा कौन विरोध करेगा, बंगाल का नवाब तो कुछ बोलता नहीं है। तो अंग्रेज बिल्कुल प्रिपेयर नहीं। और अंग्रेज कहाँ लगे हुए हैं, तो अंग्रेज अभी लगे हुए हैं वो कर्नाटक वाले युद्धों में, नीचे कर्नाटक के युद्ध चल रहे हैं। तो सिराज ने एकदम से कलकत्ता पर अटैक कर दिया, और जैसे ही कलकत्ता पर अटैक किया तो वहां से सारे अंग्रेज भाग गए। तो अंग्रेजों को कासिम बाजार से भी भगा दिया और अंग्रेजों को कलकत्ता से भी भगा दिया, और कलकत्ता का नाम बदल करके उसने अलीनगर रख दिया। अब क्या होगा, अब रॉबर्ट क्लाइव को यह पता पड़ा, तो रॉबर्ट क्लाइव और वॉटसन वापस आएंगे, वो नवाब की सेना को हरा देंगे, और हराने के बाद
सिराजुद्दौला और रॉबर्ट क्लाइव के बीच में एक संधि होगी जिसे अली नगर की संधि कहा जाएगा। और अली नगर की संधि में बहुत ही अपमान किया जाएगा सिराजुद्दौला का। कहा जाएगा सिराज को कि तुम हमें 3 लाख रुपए पहले तो युद्ध का हर्जाना दो, अगली बात अब हमारे सिक्के पूरे बंगाल में चलेंगे, उससे भी बड़ी बात कि हम जहां चाहें वहां पे किलेबंदी करेंगे। हम कासिम बाजार की किलेबंदी भी करेंगे, हम कलकत्ता की किलेबंदी भी करेंगे, और हम चिटगांव की किलेबंदी भी करेंगे। नवाब ने ये सारी बातें मान ली। अब रॉबर्ट क्लाइव को समझ में आ गया कि अब बंगाल पर हम अपना अधिकार कर सकते हैं। अब प्रॉब्लम ये थी कि सिराजुद्दौला जब नवाब बना तो उसके विरोधी बहुत थे। बहुत से लोग थे जो नहीं चाहते थे कि सिराजुद्दौला नवाब बने। इसमें एक राय दुर्लभ नाम का व्यक्ति है, एक सेठ अमीर चंद नाम का व्यक्ति है, उसका खुद का सेनापति है मीर जाफर, वो भी नहीं चाहता कि नवाब बने, एक मौसी है उसकी घसेटी बेगम नाम की। तो ये कोई नहीं चाहते कि सिराजुद्दौला बंगाल का नवाब बने। अब देखो, ये बड़ी इंपॉर्टेंट है कि अगर आपका कमांडर इन चीफ, अगर आपका सेनापति आपके पास नहीं है तो आप बहुत लंबे समय तक शासन नहीं कर पाओगे। तो अंग्रेजों को इस बात का पता चल गया, और अंग्रेजों की कूटनीति आप पहले ही देख चुके हैं। तो अंग्रेजों ने क्या किया, जो जो सिराजुद्दौला का विरोध करते थे उन सभी लोगों को अपने पक्ष में मिला लिया। रॉबर्ट क्लाइव ने 2 अलग अलग पेपर बनवाए। कहा जाता है कि रॉबर्ट क्लाइव ने एक सफेद रंग के कागज बनवाया और एक लाल रंग का कागज बनवाया। सफेद रंग पर जो बातें लिखी थी वो असली संधि थी, और लाल रंग पर जो बातें लिखी थी वो सबको मूर्ख बनाने की। तो सफेद कागज पर सिर्फ उसने मीर जाफर से संधि की थी, और मीर जाफर से कहा था कि अगर तुम सिराजुद्दौला के खिलाफ हमारा साथ दोगे हम तुम्हें बंगाल का नवाब बना देंगे, और बदले में तुम हमें क्या दे देना, बदले में तुम हमें जो खजाने में पैसा है उसका 50% हिस्सा दे देना, और बाकी हमें जहां जहां की कुछ जमीनें चाहिए आप वो दे देना। और बाकी सबके साथ, राय दुर्लभ के साथ, अमीर चंद के साथ, और दूसरे लोगों के साथ जितनी भी संधियां रॉबर्ट क्लाइव ने की वो लाल पेपर पे की, जो कभी भी मान्य नहीं होने वाली थी, सबको मूर्ख बना दी। आजकल एक बड़ा मीम चल रहा है कि सबका मोए मोए मूवमेंट हो गया। मोए मोए हो गया भैया, किस किस का, अमीर चंद का, राय दुर्लभ का, घसीटी बेगम का। और मीर जाफर वहां पर बाकायदा खीर की कटोरी में डुबकियां लगा रहा था। ठीक, आगे बढ़ी कहानी। अब सेटिंग बिठा ली रॉबर्ट क्लाइव ने, और फिर अंततः प्लासी का युद्ध हुआ। और प्लासी का युद्ध एक युद्ध कहना सही नहीं है, वो तो एक झड़प थी, क्योंकि उससे पहले ही अंग्रेज पूरी तैयारी कर चुके थे। मीर जाफर जो सेनापति है वो सेनापति ही नहीं लड़ा, तो 2-3-4 घंटे में युद्ध खत्म हो गया, सिराजुद्दौला उसमें मारा गया, और मीर जाफर अगला नवाब बन जाएगा। फिर उसके बाद बक्सर के युद्ध की पृष्ठभूमि तैयार होगी। लेकिन प्लासी के युद्ध की पृष्ठभूमि ये है। तो प्लासी के युद्ध का प्रमुख कारण था अलीनगर की संधि, ट्रीटी ऑफ अलीनगर। अलीनगर बेसिकली कलकत्ता को ही नाम दिया था सिराजुद्दौला ने। सिराज ने जैसे ही कलकत्ता पर अधिकार किया, उसने कलकत्ता का नाम बदल करके अलीनगर कर दिया था। तो एक कहानी समझ में आई, अभी मैं लिखवाऊंगा आपको तो और बेहतर आपको समझ में आएगा, लेकिन अभी एक कहानी के तौर पे आपको ये समझ में आया कि किस प्रकार से घटनाक्रम आगे बढ़ेगा। बताओ, क्लियर है? इस युद्ध में भी अंग्रेज बिल्कुल धोखे से जीते हैं। हाँ, कालकोठरी की घटना के बारे में भी हम पढ़ेंगे। हॉलवेल ने अपनी पुस्तक में कालकोठरी की घटना का जिक्र किया है। बेसिकली हॉलवेल ने एक किताब लिखी थी, अलाइव अ वंडर। तो अलाइव अ वंडर में उसने ब्लैक होल या कालकोठरी की घटना का जिक्र किया है। चलो, तो अभी मेरे साथ इन्हीं चीजों को, जो कहानी मैंने आपको सुनाई है, इसी को आप मेरे साथ लिख भी लो। ठीक है, चले। सबसे पहले पहला पॉइंट आप लिखें। सबसे पहला पॉइंट, अलीवर्दी खान के बाद, खान के बाद
अलीवर्दी खान के बाद उसकी छोटी बेटी का बेटा सिराज उद दौला नवाब बना। अलीवर्दी खान के बाद सिराज उद दौला नवाब बना। सिराज उद दौला बिकेम नवाब आफ्टर अलीवर्दी खान। दूसरा, सिराज का विरोध। सिराज वॉज अपोज्ड बाय। सिराज वॉज अपोज्ड बाय। तो किस किस ने विरोध किया, ये जरा समझने का प्रयास करेंगे आप लोग। इस सिराज का विरोध कौन कौन कर रहा है। ठीक है, तो उसमें सबसे पहले जो विरोधी हैं वो हैं मौसी घसीटी बेगम। देखो ये कहानी क्या है। अलीवर्दी खान की बेटियां हैं दो, एक बड़ी बेटी एक छोटी बेटी। तो छोटी बेटी का बेटा है सिराजुद्दौला। छोटी बेटी का बेटा कौन है, सिराजुद्दौला। तो यार छोटी बेटी के बेटे को आपने नवाब बना दिया, तो बड़ी बेटी मतलब सिराज की मौसी को इस बात से समस्या होगी या नहीं होगी, बिल्कुल होगी। तो मौसी घसीटी बेगम ने विरोध करना शुरू किया और घसीटी बेगम ने बढ़ चढ़ के अंग्रेजों की मदद की। तीसरा, दूसरा है राजबल्लभ। दूसरा कौन है, राजबल्लभ। ये एक प्रमुख मंत्री है। ये कौन है, ये एक बहुत प्रमुख मंत्री है जो घसीटी बेगम के बहुत क्लोज है, जो घसीटी बेगम के बहुत क्लोज है। और तीसरा है शौकत जंग। शौकत जंग ये कौन है, तो ये पूर्णिया, पूर्णिया बंगाल के तहत एक जगह आती थी, पूर्णिया का गवर्नर है। ठीक है, तो बंगाल को भी अलग अलग सूबों में बांट दिया था, छोटे छोटे राज्य बना दिए गए थे। तो पूर्णिया का गवर्नर कौन था, शौकत जंग। तो घसीटी बेगम भी विरोध कर रही है, राजबल्लभ जो कि एक मंत्री है वह भी विरोध कर रहा है, और शौकत जंग भी विरोध कर रहा है। तीसरा जो विरोध था, जो सबसे बड़ा विरोध किया, वो था मीर जाफर। क्योंकि मीर जाफर पर माना जाता है कि नवाब बहुत भरोसा करता था और मीर जाफर ने ही पीठ में छुरा घोंप दिया। और मीर जाफर कौन है, सेनापति, कमांडर इन चीफ। मीर जाफर के बाद बहुत ही अमीर व्यक्ति बंगाल का, वो है सेठ अमीर चंद। का नाम ही है सेठ अमीर चंद। और अमीर चंद उस समय वहां पर बैंकर था, मतलब लोगों को पैसे उधार देता था। तो मौसी घसीटी बेगम, राजबल्लभ, शौकत जंग जो कि पूर्णिया का गवर्नर है, मीर जाफर जो कि कमांडर इन चीफ है, और अमीर चंद जो कि बैंकर है दोस्तों। फिर है जगत सेठ, यहां लिख दे रहा हूं मैं, जगत सेठ। ये बंगाल का एक बहुत बड़ा व्यापारी है। ही इज अ वेरी, बोलते हैं ना, मैसिव, लार्ज ट्रेडर ऑफ द बंगाल। ठीक है, और आखिरी में आएगा दोस्तों राय दुर्लभ। राय दुर्लभ, और राय दुर्लभ एक बहुत बड़ी पोस्ट पर है। राय दुर्लभ बंगाल में दीवान है, और दीवान मतलब बहुत बड़ी पोस्ट हो जाएगी। तो इतने लोग उसका विरोध कर रहे हैं। अब एक सवाल मैं आपको बताता हूं। एक सवाल पूछा गया है जिसमें इन सबके नाम दिए गए। मीर जाफर का नाम है, अमीर चंद का नाम है, जगत सेठ का नाम है, और राय दुर्लभ का नाम है। और आप सोचिए कि कितना बेकार सवाल पूछा गया। मैं ऐसे सवालों को अच्छा नहीं मानता पर्सनली स्पीकिंग, जिसमें यह पूछा गया कि कौन क्या था। मतलब आप क्या पूछ रहे हो, पीएससी जैसे एग्जाम में आप ये सवाल पूछ रहे हो कि आपने एक तरफ चारों के नाम लिख दिए और आपने 4 पोस्ट लिख दी हैं, और फिर आप पूछ रहे हो कि कौन व्यक्ति क्या था। मैं कभी भी ये नहीं पढ़ाता था, वो प्रश्न देखने के बाद मैं ये पढ़ाने लगा। मैं सिर्फ ये बता देता था कि मीर जाफर एक सेनापति था, दैट्स इट। बाकी मैं नहीं बताता कि अमीर चंद बैंकर था, जगत सेठ व्यापारी था, राय दुर्लभ दीवान था, बिकॉज कभी नीड ही मुझे फील नहीं हुई। और मेरा मानना यह है कि इतिहास में कंटेंट ऑलरेडी इतना ज़्यादा है, मेरा काम होता है कंटेंट को कम करना। तो ये प्रश्न भी पूछा गया।
ठीक है, तो हो सकता है कभी खुदा ना खास्ता आपको ये प्रश्न से पाला पड़ जाए, तो मैंने आपको लिखवा दिया है। ठीक है, तो इतने लोग इसका विरोध कर रहे हैं, इतने सारे लोग क्या कर रहे हैं, सिराज उद्दौला का विरोध कर रहे हैं, सिराज का विरोध कर रहे हैं। तो ये पहली दो घटनाएं हो गई। एक तो अलीवर्दी खान के बाद ये नवाब बन गया, दूसरा सिराज का विरोध करने वाले ये सभी लोग हैं। याद रखना, क्योंकि बार बार इनके नामों का जिक्र होगा तो फिर आपको पता होना चाहिए। चलो, अब हम तीसरी घटना की ओर चलते हैं। तीसरी घटना आप लोग पीपीटी से लिख लो। सीधी सीधी बात है, मैं आपको समझा भी दे रहा हूं एक बार, और फिर यहीं से आप लिख भी लेना है। ओके, अब तीसरी घटना क्या है, इसको जरा समझने का प्रयास करें। मैंने आपको बता दिया है, क्लास के बाद लिख लेना, इतना सही रहेगा, बहुत लिखने के लिए नहीं रहेगा। देखो, तीसरी घटना कुछ इस तरह है दोस्तों कि सिराज उद्दौला ने क्या किया, तो सिराज उद्दौला ने कासिम बाजार और फोर्ट विलियम पर अधिकार या आक्रमण कर दिया। आक्रमण कब किया, तो ये आक्रमण जून 1756 में किया। जून 1756 में उसने आक्रमण कर दिया। क्यों किया, तो वो भी मैंने आपको बता दिया था कि कारण क्या था। तो कारण ये था दोस्तों कि सिराज की आज्ञा के बिना अंग्रेजों ने कलकत्ता की किलाबंदी करी, पहला कारण। दूसरा कारण क्या था कि अंग्रेज दस्तक का दुरुपयोग कर रहे थे, जो दस्तक है उसका दुरुपयोग कर रहे थे। और तीसरा कारण यह था कि जो सिराज के विद्रोही थे, राज बल्लभ और कृष्ण बल्लभ, इसको अंग्रेजों ने रेफ्यूजी बना लिया था, अंग्रेजों ने शरण दे दी थी। राज बल्लभ सिराज का दीवान है। जैसा मैंने कहा आपको कि राज बल्लभ भी सिराज का विरोध करता था, तो जैसे ही अंग्रेजों को यह पता चला, अंग्रेजों ने राज बल्लभ और कृष्ण बल्लभ को अपने पक्ष में मिला लिया। तो सिराज ने अंग्रेजों से कहा कि देखो भाई, हमें वो वापस कर दो, हमें उन्हें पनिशमेंट देनी है, उन्होंने देशद्रोह का काम किया है ना। तो अंग्रेजों ने कहा हम ऐसा नहीं करेंगे। तो ये तीन वजह बन गई। पहला, सिराज की आज्ञा के बिना कलकत्ता की किलाबंदी करना, इंग्लिश में भी है, दिखा देता हूं मैं आपको। फोर्टिफिकेशन ऑफ कलकत्ता बाय ब्रिटिश विदाउट परमिशन ऑफ सिराज, अब्यूज ऑफ दस्तक गिवन बाय फारूकशियर, सिराज अपोनेंट राज बल्लभ एंड कृष्ण बल्लभ वर गिवन रेफ्यूजी बाय दी ब्रिटिशर्स। तो ये तीन कारण बने। तो अब घटना क्या हुई, घटना को जरा समझें। तो 4 जून 1756 को नवाब ने क्या किया, कासिम बाजार पर हमला कर दिया। 16 जून 1756 को नवाब ने फोर्ट विलियम पर अधिकार कर लिया, और जितने भी अंग्रेज थे वो बंगाल की खाड़ी के पास एक आइलैंड है जिसे फुल्टा आइलैंड कहा जाता है, तो वहां पर शरण लेने के लिए चले गए, छुपने के लिए चले गए, और घसीटी बेगम ने वहां उनकी मदद की। तो 4 जून 1756 को पहले सिराज ने कासिम बाजार पर अटैक किया, 16 जून 1756 को फोर्ट विलियम पर अटैक किया, और जो अंग्रेज थे वो फुल्टा द्वीप भाग गए। 20 जून 1756 को कलकत्ता का नाम बदल करके अलीनगर कर दिया। और यहीं पर हॉलवेल ने एक किताब लिखी है, अलाइव अ वंडर, उसमें काल कोठरी की घटना का जिक्र किया। अब काल कोठरी की घटना क्या है, इसके बारे में जरा मैं आपको बता देता हूं। देखिए, हॉलवेल एक ब्रिटिश अधिकारी था जो उस समय कलकत्ता में रहा करता था, तो वो बच गया था इस पूरे युद्ध में। तो जब वो ब्रिटेन वापस गया तो उसने अलाइव अ वंडर नाम की किताब लिखी, और उस किताब में उसने बताया कि एक लगभग 14 बाई 18 के आसपास का एक रूम था, बहुत ही छोटा सा कमरा था जिसमें एक बहुत छोटा सा छेद था बस। तो उसमें 146 के आसपास अंग्रेजों को सिराजुद्दौला ने कैद कर दिया। जून की भयंकर गर्मी थी, इतना छोटा सा कमरा था जिसमें बेहद सफोकेशन हो रही थी। और जब अगली सुबह मतलब 21 जून की सुबह दरवाजा खोला गया तो उसमें से 123 अंग्रेज मर चुके थे, 123 ब्रिटिशर्स मर चुके थे। हालांकि आधुनिक इतिहासकारों का यह मानना है कि यह घटना बढ़ा चढ़ा करके पेश की गई है, ऐसा कुछ भी नहीं हुआ था, ऐसा कुछ भी नहीं हुआ था। यह सिर्फ इसलिए बताया जा रहा है ताकि आप भारत पर ब्रिटेन के शासन को औचित्यपूर्ण ठहरा सको, ताकि आप इसे वैलिड ठहरा सको। एक इमेज है, इस तरह की एक इमेज है कि छोटा सा कमरा है जिसमें बहुत सारे लोग हैं, ठीक है। ये इस तरह की चीजें जो आपको दिखाई दे रही हैं, ये अलीनगर नाम बदल दिया जाएगा तो अलीनगर की संधि हो जाएगी। तो ये घटनाक्रम है। पहले वो कासिम बाजार पर अटैक किया, फिर वो फोर्ट विलियम पर अधिकार किया,
कलकत्ता का नाम अलीनगर रख दिया। इसी बीच में हॉलवेल ने अपनी किताब में काल कोठरी की घटना या ब्लैक हॉल इंसिडेंट को डिस्कस किया। ठीक है, और फिर शौकत जंग को भी उसने हरा दिया। शौकत जंग जो कि पूर्णिया का गवर्नर था, उसको भी खत्म कर दिया। लेकिन अंग्रेजों ने फिर पलटवार किया, ब्रिटिशर्स ने इसको रिटेलिएट किया। अंग्रेजों को जब यह बात पता पड़ी तो मद्रास से एडमिरल वॉटसन और रॉबर्ट क्लाइव ने कलकत्ता पर आक्रमण किया और सिराज उद्दौला को हरा दिया। तो प्लासी का युद्ध पहला युद्ध नहीं है सिराज और अंग्रेजों के बीच में, उससे पहले एक छोटा सा युद्ध हो गया था और क्लाइव ने हरा करके अलीनगर की संधि करवा ली 9 फरवरी 1757 को। 9 फरवरी 1757 को रॉबर्ट क्लाइव और सिराज के बीच में अलीनगर की संधि हो गई। तो सिराज ने कासिम बाजार और कलकत्ता पर आक्रमण किया, उन दोनों पर उसने अधिकार भी किया, लेकिन वो लंबे समय तक ना चल सका, वो बहुत लॉन्ग ड्यूरेशन तक नहीं चल पाया। तुरंत क्लाइव को ये बात पता पड़ी, क्लाइव वापस आया और उसने फरवरी 1757 में दोबारा कलकत्ता पर अधिकार कर लिया और एक बहुत ही अपमानजनक अलीनगर की संधि हस्ताक्षर करनी पड़ी सिराजुद्दौला को। अब मैं आपको अलीनगर की संधि की शर्तें बताता हूं। ये देखिए, अलीनगर की संधि में है कि दस्तक का प्रयोग फिर से करने दिया जाए, कलकत्ते की किलेबंदी अपनी इच्छा के अनुसार करेंगे, अंग्रेजों को अपने सिक्के ढालने का अधिकार दिया जाए और नवाब जो है वो क्षतिपूर्ति के रूप में अंग्रेजों को 3 लाख रुपए देगा। आप सोच करके देखें कि एक नवाब के रूप में कितनी बुरी घटना हो गई, कितनी बड़ी बात हो जाएगी सिराजुद्दौला के लिए कि एक प्रकार से देखा जाए तो उसके आत्मविश्वास को ही चोट पहुंच गई। ठीक है, अब यहां से ना ये प्रश्न बनते हैं प्रीलिम्स में, ये सारे प्रश्न, जैसे ये प्रश्न बना हुआ है कि काल कोठरी की घटना का विवरण हॉलवेल ने किस किताब में किया है, तो किताब का नाम है अलाइव द वंडर। अलाइव द वंडर इसमें किया हुआ है। तो जैसा इसने कहा कि 18 फीट की लंबी और 14 फीट की चौड़ी एक कमरा था, उसमें अंग्रेजों को रख दिया और देखा कि 123 व्यक्ति जो हैं वो मर चुके हैं, 146 व्यक्तियों में से सिर्फ 23 व्यक्ति ही जिंदा रहे। परंतु आधुनिक इतिहासकार इस घटना की सत्यता पर विश्वास नहीं करते। अंग्रेजों ने इस घटना को बहुत बढ़ा चढ़ाकर बताया है। संभवतः उनका एकमात्र लक्ष्य सिराज को एक क्रूर नवाब के रूप में सिद्ध करना था। तो एक काम कर लेंगे आप लोग, ये निवेदन है मेरा आप लोगों से कि इतनी चीजें बस आप लिख लेना, सिराज का फोर्ट विलियम पर आक्रमण से लेकर के यहां तक। बस कल मैं आपको प्लासी का युद्ध पढ़ाऊंगा और ये भी लिख लेना, थोड़ा सा इतना और लिख लेना यहां तक। यहां तक मैं तुरंत आपको पीडीएफ भेज दे रहा हूं, बस यहां तक आप लिख लेना। कल हम प्लासी का युद्ध पढ़ेंगे और फिर वो मैं आपको, मुख्य परीक्षा वाला टॉपिक है तो वो मैं आपको लिखवा रहा हूँ और प्रश्न आप लगाएंगे तो आप देखना आपको ये सारे प्रश्न मिलेंगे। ठीक है, तो इतना सब लिख सकते हैं आप लोग, मुश्किल से लेकर के एक पेज है तो एक पेज आप लिख लीजिएगा तो हमारा कल समय बचेगा और कल हम और चीजों को कवर कर पाएंगे। उम्मीद है कि आज की क्लास आप लोगों को समझ में आई होगी, मज़ा भी आया होगा कि एक कहानी के रूप में आपने चीज़ों को समझा है, सीखा है। और कल फिर दोबारा से हम प्लासी की कहानी को डिस्कस करेंगे, बैटल ऑफ प्लासी को हम डिस्कस करेंगे। बताइए समझ में आया, क्लियर है, ऑल गुड? ठीक है, चलो भैया, थैंक यू सो मच, लिख लीजिएगा, मैं भी पीडीएफ डाल देता हूँ। अपना ख्याल रखिए, कल आपसे मिलते हैं। ठीक, चले, तो कल हम प्लासी का युद्ध पढ़ेंगे। ठीक है, कल हम बैटल ऑफ प्लासी पढ़ेंगे। थैंक यू सो मच दोस्तों, टेक केयर एंड गॉड ब्लेस यू। जय हिंद, जय भारत, थैंक यू।